गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निर्मितवाद से। तो निर्मितवाद से रिलेटेड 3 नाम आपको याद आने चाहिए। पहला है प्याजे, दूसरा है बायगोत्स्की, तीसरा है ब्रूनर। प्याजे किससे रिलेटेड है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। बायगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। ये सब याद रखना। अब देखो निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखो इसमें ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है या पुस्तकों से लिया जाता है। देखो अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण करना, ये सही है। खुद ज्ञान का निर्माण करता है अधिगमकर्ता। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। तो ज्ञान का स्थानांतरण शिक्षक करेगा, गलत बात। शिक्षार्थी तो खुद ज्ञान का सृजन करेगा, तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रचनावादी। रचनावादी मतलब पता है क्या है? रचनावादी है क्रिएट करना, ठीक है, सृजन करना, ठीक है, क्रिएटिव करना कुछ, ठीक है। अधिगम का उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है। तो देखो पाठ्य पुस्तक से आप अधिगम कर रहे हो ना या अध्ययन कर रहे हो, तो इसमें कुछ रचनावादी नहीं। रचनावादी के 4 स्टेप्स हैं: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निर्मितवाद उपागम का उद्गम है किससे हुआ है? निर्मितवाद का देखो व्यवहारिक से हुआ है कि सामाजिक से हुआ है कि संज्ञानात्मक। देखो व्यवहारिक से तो नहीं हुआ, सामाजिक मनोविज्ञान ये बायगोत्स्की वाला है, संज्ञानात्मक प्याज वाला, इन दोनों से हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने संज्ञान की: इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, ठीक है। अच्छा मूर्त में ही ना बच्चा क्रम से लगाना सीख जाता है, ये सीख याद रखना। अब देखो जो व्यवहारिक है ना, तो व्यवहारवाद तो वॉटसन लेके आया था, जिसने अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। अच्छा वॉटसन ने किसके सिद्धांत को लेके अल्बर्ट पर प्रयोग किया था? जो पावलोव ने प्रयोग किया था ना, उसको इन्होंने यूज करके अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी। अच्छा पावलोव के प्रयोग में जो कंडीशनिंग होती है ना, तो ये पूछे अगर लड़के और लड़की दोनों पे करें तो किस पर सबसे पहले कंडीशनिंग होगी? तो लड़कियों की सबसे पहले कंडीशनिंग हो जाएगी, मतलब लड़कियों में अनुबंध जल्दी स्थापित हो जाता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है इसमें हाल ही में निम्न में से तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसके बाद वो अपनी इच्छुक कार्य को लाभ में बदल सकता है। तो देखो एक टोकन इकोनॉमी, ऐसे देखो चैनिंग शेपिंग। तो चैनिंग ऐसे देखो, आज लड़के ने कुछ अच्छा काम किया तो मैंने उसे एक टोकन दे दिया, फिर कल अच्छा किया फिर टोकन दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी जब टोकन इकट्ठे हो जाएंगे ना उसके पास, तो वो मेरे से कुछ भी ले सकता है, जैसे चॉकलेट ले सकता है, एक दिन बाहर घूमने जा सकता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं टोकन इकोनॉमी। इसका कॉन्सेप्ट दिया स्किनर ने, ठीक है, याद रखना। और अच्छा एक चीज़ और याद रखना, स्किनर ने ही ना निदान को यूज किया है शिक्षण में। निदान का यूज शिक्षण में किसने किया है? स्किनर ने किया है। स्किनर ने ही क्या दिया है? रिक्त प्रणाली उपागम। और ये ही कौन है? ये ही है रेडिकल बिहेवियरिस्ट, ये भी याद रखना। इसी ने क्या दिया है? इन्होंने ही दिया है प्रोग्राम लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब याद रखना। और इन्हीं को क्या कहते हैं? आर टाइप या आर एस टाइप, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इन्हीं की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1938 में इनका प्रयोग हुआ था और 83 में किसका हुआ था? गार्डनर का। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है आर टाइप। आर टाइप मैंने ऊपर ही बताया था ना, किसको कहते हैं? स्किनर के ऊपर, या इसके कह सकते हैं आर एस टाइप। एस आर टाइप किसको कहते हैं? ये कहते हैं थॉर्नडाइक के को। एस ओ आर किसको कहते हैं बताओ? वुडवर्थ के को। वुडवर्थ ने क्या दी थी? प्रश्नावली भी दी थी। पावलोव के को क्या कहते हैं? एस टाइप कहते हैं या सी आर कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और वॉटसन का क्या है? इससे छोड़ो कुछ नहीं। पावलोव का 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये कौन है? फिजियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, ये भी याद। अच्छा एक जॉन डी भी और याद रख लेना, ये शिक्षा शास्त्री नहीं, ये भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। पावलोव को और क्या उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। सीखना कैसा होता है? सीखना मतलब कुछ देर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए नहीं होता इसके में सीखना। और याद रख सकते हो पावलोव के में जो उद्दीपक सामान्यीकरण बता दी मैंने आपको, अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है ये, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आंसर है डी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है राम काली वस्तुओं से डरता है लेकिन सफ़ेद वस्तुओं से नहीं डरता। तो क्या कर दिया उसने? विभेद कर दिया। क्या कर दिया? विभेद, दो चीज़ों में अंतर। ये सब पावलोव के उससे रिलेटेड है। विलोपन क्या है? जैसे घंटी बजाने पे लार न निकालना, ये सब क्या हो जाता है? फिर विलोपन हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो मिलर और डोलार्ड, जैसे देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये आपका आज तक पढ़ा होगा आपने, बंडूरा ने दिया, मगर बंडूरा के अलावा भी कई सारे लोगों ने दिया। तो मिलर और डोलार्ड ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इन्होंने भी सामाजिक अधिगम दिया था। इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी, तो इनमें से कौन सी शामिल नहीं? देखो समान व्यवहार ऐसे है कि
कुत्ते को, अगर कोई पागल कुत्ता हुआ मेरे पीछे भाग पड़ गया तो मैं भी भागूंगा, आपके पीछे पड़ा गया तो आप भी भागोगे। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि ऐसे जैसे कि कभी कभी क्या होता है, पापा बैठ जाते हैं कि चल अब तू पढ़, मैं देखूंगा तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, तो प्रतिलिपि व्यवहार। समेकित होता है हम किसी को देख के, जैसे हमारा कोई हीरो वगैरह को देख के अच्छा पसंद करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो ये भी समेकित। मगर विस्थापित व्यवहार इन्होंने कुछ दिया नहीं, आंसर हो जाएगा डी। बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये, और देखो HTET 2021 अभी पूछा गया है, तो आगे वाले कुछ पेपरों में पूछा जा सकता है, आंसर होगा डी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। निर्मितवाद बालक के चिंतन को कैसे विकसित करता है, आलोचनात्मक अपसारी। आलोचनात्मक में हम क्या देखते हैं, गुण भी देखते हैं किसी चीज़ के और दोष भी देखते हैं। आलोचनात्मक चिंतन अच्छा होता है, अपसारी होता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और इसे ही क्या कहते हैं बताओ, क्रिएटिव थिंकिंग, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट निर्मितवाद बालक को क्या मानता है बताओ, ये मानता है अन्वेषण, खोजकर्ता, समस्या समाधान का, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा देखो, समस्या का समाधान किस में निहित होता है, ये अंतर्दृष्टि में निहित होता है, या आप कह सकते हो गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अधिगम का वह सिद्धांत जिसका प्रतिपादन करती निगमन प्रणाली, तो देखो ये है चालक न्यूनता का सिद्धांत, CL हल ने दिया था, ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 1912, इतना याद आ रहा होगा। गेस्टाल्टवाद वर्दीमर पूर्ति का सिद्धांत दिया, ठीक है। और 1916 या 17 जो डेट आ जाए उसमें किसने, कोलर ने चिंपैंजी नाम सुल्तान टेनरीफ द्वीप पर प्रयोग किया, ठीक है, ये सब याद रखोगे। और मेंटलिटी ऑफ एप्स किताब लिखी 1925 में, ये याद रख लिया। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का, इसे यही क्या कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, या बॉन्ड थ्योरी, या और क्या कह सकते हो आप इसे, 3 मुख्य नियम दिए थे इसने सीखने के, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये सब याद रखोगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर क्या है सी। नेक्स्ट, व्यक्ति का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक मानव किसने माना, देखो मनोवैज्ञानिक के काम बिना काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, मनोवैज्ञानिक के बिन काम नहीं चल पाएगा, मनोविज्ञान के बिना हमारा, क्योंकि मनोविज्ञान से नंबर अच्छे बनते हैं, तो मनोविज्ञान के बिन काम नहीं चल पाएगा। कुर्ट लेबिन ने टोपोलॉजी दिया था, वेक्टर दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। और इन्होंने लाइफ स्पेस दिया था, B = FP×E, ये भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है, बिहेवियर, और ये क्या है, याद रखना, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है हार, तो परिहार और परिहार, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी विरोधाभासी स्थिति से गुजर रहा है, वो अध्यापक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है, मतलब यहाँ स्वीकार करना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपागम, लेकिन वह साथ ही अध्यापक से मिलने वाले दंड से डरता है, यहाँ डर रहा है, तो यहाँ हार, तो उपागम परिहार, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य अवधारणा नहीं है, तो कौन सा नहीं, तो देखो विभेदीकरण, ये तो पावलव की है, तो ये इसका इनसे क्या मतलब है, तो ये बाकी जीवन दायरा और कर्षण, तलरूप तो टोपोलॉजी हो गई, जीवन दायरा लाइफ स्पेस हो गई, ये वेक्टर हो गई, ये तीनों ऊपर बता ही रहा था मैं, ये पावलव का है, याद रखना। इन लिएंडर एंडरसन ने यूज किया था पावलव के सिद्धांत का, कैसे, शिक्षा के क्षेत्र में, और इन्होंने हॉफमैन मशीन पर प्रयोग करके दर्शाया था, जिस पर दिखती थी लाल कितनी निकल रही है, और ये भी याद रखना वॉटसन ने भी इनका यूज किया है, ठीक है, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, गणित की पाठ्यपुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, अमूर्त अवधारणाओं को अमूर्त करने के लिए कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दिए जाने चाहिए, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉन्क्रीट क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है कॉन्क्रीट, अमूर्त किस में आता है, औपचारिक में आता है। अमूर्त होती है 11 से 15 वाली स्टेज, मूर्त होती है 7 से 11 वाली स्टेज, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 1 और 2 के अध्याय नहीं, तो परसेंटेज थोड़ी ना पढ़ाते बच्चों को, परसेंटेज तो बड़े बच्चों को पढ़ाते। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से मौलिक संरचना क्या है, तो मौलिक संरचना क्या होती है मैथ की, प्लस गुणा भाग और माइनस, ये होती हैं 4, तो डिवीजन और सब्सट्रैक्शन ये होंगी 2 और 3, आंसर हो जाएगा डी। कंस्ट्रक्शन, कैलकुलेशन, ये सब बकवास है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत बताना है, तो देखो 9 लेटर यूज होते हैं रोमन नंबर में, गलत बात, कितने होते हैं, 7 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, IVX LCDM, ये होते हैं 7, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, आंसर होगा ये। हिंदू अरेबिक में 10 होते हैं, सही बात है, 0 से लेकर 9 तक यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ए नंबर, स्थान मूल्य एक संख्या में प्रत्येक अंक का मूल्य होता है, सही बात है। 1/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, सही बात है, 1/4 प्रॉपर है, और 5/4 इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कैसे, 5 में तो अभी भाग चला जाएगा ना, इसलिए इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा एक सवाल किया गया कि रीना के पास 45 चॉकलेट हैं, 12 चॉकलेट और मिलती हैं तो कितनी हो गई, तो इसे कहते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब एक आदमी दूसरे को देने के लिए राजी हो गया, मतलब मेरे पास पहले 5 थी, 2 और मिल गई, तो ये क्या हो गया,
एक होता है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन कैसे, मैं 500 रुपये की कोई चीज़ लेके आया था, जैसे मैं सोना खरीद के लेके आया 500 का, अगले ही दिन उसके भाव बढ़ गए 700 हो गए, फिर अगले दिन उसके और भाव बढ़ गए 900 हो गए, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑगमेंटेशन हो रहा है। ये याद रख लें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, जो आप करते हो ना मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है आपका, रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है बेन हिले का मॉडल। बेन हिले ने मॉडल में देखो विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिगर, ये स्टेप हैं इसके। तो ये पहले और आखिरी स्टेप ये, तो विजुअलाइजेशन आखिरी रिगर, याद रखना। आंसर होगा सी। जो आपका क्या बेन हिले मॉडल से क्या सिखाया जाता है ये बताना आप। उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है, निदान होता है। निदान जितना अच्छा होगा उपचार अच्छा कर पाओगे। निदान को कहते हैं डायग्नोस, कमी पता करते हैं, इसमें पहचान करते हैं क्या दिक्कत है बच्चे को। उपचार में किसका यूज करते हैं हम बताओ, उपचार में, उपचारात्मक शिक्षण में अनुदेशात्मक प्रणाली का यूज करते हैं, अनुदेशात्मक, याद रखना ये भी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि एन एक पूर्ण संख्या है, 4 से विभाजित है, शेषफल 3 है, तो तदनुसार 2n, तो मतलब सीधे एन का गुणा कर दो 3 से, तो 3 दूनी 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, तो जितना शेषफल बचता है ना उसे ही सीधे यहाँ पे गुणा कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 3 से विभाजित करने पे 2 शेषफल बचता है, 5 और जोड़ दो संख्या में, तो 3 से विभाजित करें तो क्या आएगा, पहले 2 बच रहा था, 5 और जोड़ दो, 5 और 2 कितना होगा 7, 3 से डिवाइड करो कितना बच जाएगा 1, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा प्लीज़ आज ये बताना कि कौन मैथ के क्वेश्चंस को देख रहा है आप में से, क्या एक भी कोई भी बच्चा देख रहा है। अगर एक भी बच्चा देख रहा होगा तो कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो बंद कर दूंगा इन्हें, ठीक है। अब देखो एन 7 से विभाज्य, शेषफल 2 आता है। एन क्या है, 7 से तो विभाज्य और शेषफल 2 आता है, ठीक है। विकल्प में से किस संख्या को एन से विभाजित होने पर शेषफल 0 आएगा। तो देखो 2 आ रहे हैं यहाँ पे शेषफल, तो एन की जगह क्या रख दूँ कि 7 से विभाजित हो है, एन की जगह रख दूँ n+5, n+5 होगा ना। जैसे देखो 2 यहाँ बच रहा था, +5 कितना हो गया 7 हो गया ना, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की, पहली बात तो अभाज्य संख्या है वो भी सबसे छोटी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 100 मत सोचना, ये भाज्य संख्या है, इसमें भाग जाता है। 13 से डिवाइड करो, 13 निम्मा 117, 13 अट्ठे बताओ कितना होता है 100, देखो 13 5 65 13 6 78 13 7 91, 13 7 91, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा ना शेषफल। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड चल सकती है और रुक रुक के 40 किलोमीटर, तो औसत बतानी है। तो कितना रुक रही है, 10 रुक रही है, कितने पे रुक रही है, 50 पे रुक रही है, गुणा 60 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनट में आंसर बताना है। तो 10 पंजे 50 और 12 मिनट, ये आ गया 12 मिनट। जितना रुकती है ना उतना ऊपर रख दो, और जो बिना रुके आती है उसे यहाँ रख दो, और मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो 12। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, अच्छा एक चीज़ बताऊँ, एक कार है वो बिना रुके 80 की स्पीड चलती है, रुक रुक के 60 की स्पीड चलती है, तो कितने मिनट रुकती है ये आप लोग बताना आज। अब देखो एक समूह में लड़के और लड़कियों का औसत ये दे रखा है, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ, 4 लड़के आए और 3 चले गए, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात ये हो जाता है। तो आरंभ में इस समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो देखो आरंभ में इससे कटनी चाहिए 7 और 6 13, 13 से सब कट रहे हैं इसीलिए आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये, 4 आए 3 चले गए, तो फालतू कितने रह गए हमारे पास 1, तो मतलब इन सब में एक एक जोड़ो, 118 79 92 105। अब ये जो आई है ना संख्याएं, ये जो है 7 से कटनी चाहिए, क्योंकि नया अनुपात क्या है 4:3, तो केवल 105 ही ऐसी संख्या जो कट सकती है। इस तरीके से देख लिया करो। नेक्स्ट, अब देखो किसी संख्या के 62% और 80% अंतर कितना आ गया 18, इसकी वैल्यू दे रखी है 198। अब 92 और 56% के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 56 के बाद अगर 92 करेंगे तो कितना हो गया 36 हो गया इन दोनों का गैप, तो 18 दूनी 36, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16, हंस लगा 1, 9 दूनी 18 19, आंसर लगा 1 2 और 1 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 396, ठीक है, याद रखना। और किस तरीके से कर सकते हो, और पता कैसे कर सकते हो, अब इसमें जो भी संख्या होगी, जो भी आपकी संख्या होगी, छोड़ो इतना ही याद रखो, यही तरीका सही है, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो x 13 से विभाज्य होने वाली छोटी छोटी संख्या है, अब इनसे विभाज्य होने पर 2 शेषफल देती है। कोई संख्या 6 से विभाजित होने पर 2 शेषफल देती है, तो 3 और 2 से विभाजित करेंगे तो 2 शेषफल देना चाहिए, तो मतलब 3 से ट्राई करता हूँ, 9 1 शेषफल देगी,
10 एक से सफल देगी, 9 पूरा डिवाइड हो जाएगी, 7 एक से सफल देगी, केवल 11 एक ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड कर दूँ तो 2 से सफल आएगा। ऐसे निकालो। यही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ बताना यार, किसी ने मेरे मतलब ये मैथ वाले क्वेश्चंस देखे हैं, किसी को समझ में आए थोड़ा बहुत तो बताना, नहीं अच्छे लग रहे हो तो भी बताना, और बाकी कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।